गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस का पार्ट 3 इम्यूनिटी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। कल या प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था वैक्सीनेशन के बारे में, इम्यूनाइजेशन के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एलर्जी। बहुत कॉमन टर्म है जिसको हम डे टू डे लाइफ में हर समय सुनते हैं। आखिरकार ये एलर्जी होती क्या चीज़ है? अगर हम इसको डिफाइन करें, द exaggerated response of immune system exaggerated response of immune system to a certain pathogen किसी भी एक पैथोजन इन अ बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के शरीर में, जैसे ह्यूमन बीइंग के शरीर में किसी भी एक स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट कोई भी एक्सएग्रेटेड रिस्पॉन्स जो इम्यून सिस्टम शो करने लगता है, दैट इज नोन एज एलर्जी। अब पहले बात करें, एक्सएग्रेटेड रिस्पॉन्स क्या चीज है? समथिंग क्वाइट एबनॉर्मल, द थिंग विच इज नॉट नॉर्मल और एबनॉर्मल, जो होना चाहिए वो ना होके उससे कुछ हटकर कुछ एबनॉर्मली जब इम्यून सिस्टम के सेल्स इफेक्ट करने लगते हैं, बिहेव करने लगते हैं, दैट इज नोन एज एक्सएग्रेटेड रिस्पॉन्स। तो इम्यून सिस्टम का ऐसा एबनॉर्मल इफेक्ट जो किसी खास पैथोजन के लिए हो, किसी खास कारण से हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, दैट इज नोन एज एलर्जी। अब जब हम एलर्जी की बात करते हैं तो एक और टर्म याद आता है, एलर्जेंस। क्या होते हैं? ये वो सब्सटेंसेस होते हैं that causes एलर्जी। वो सब्सटेंसेस जिनकी वजह से एलर्जी होती है, दैट इज नोन एज एलर्जेंस। क्या हो सकते हैं? सबसे कॉमन एलर्जन है पॉलन। ये जो पॉलेंस जब मैच्योर होते हैं तो इनसे सबसे ज़्यादा एलर्जीज क्रिएट होती है। तो एलर्जी का मेन जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, दैट इज पॉलन। इसके अलावा डस्ट हो सकते हैं, स्पोर्स हो सकते हैं, कुछ खास मटेरियल्स हो सकते हैं जैसे एडिबल्स हो सकते हैं, किसी भी पर्सन को किन्हीं खास चीज़ों से, जैसे किसी को मशरूम से एलर्जी है, किसी को हींग से एलर्जी है, तो कुछ भी खास एडिबल जो कि एलर्जी क्रिएट कर सकता है, या एनिमल डेंड्रन। एनिमल डेंड्रन मीन्स लेफ्ट ओवर पार्ट्स, किसी भी छोटे कीट मकोड़े के या किसी बड़े एनिमल के जितना भी लेफ्ट ओवर पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कभी कभी उड़ते हुए मच्छरों का मुंह में चले जाना, इनसे भी एलर्जीज क्रिएट हो जाती हैं। तो दीज आर नोन एज एलर्जेंस। इनको हम एलर्जेंस कहते हैं। अब इसकी पैथोजेनेसिस कैसे होती है, ये कैसे काम करता है? कैसे काम करता है? मान लीजिए हमारे पास कोई एक एंटीबॉडी है, दैट इज एंटीबॉडी। कल हम लोगों ने एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ा था।
और इन एंटीबॉडीज का काम है डिटेक्ट करना उन नॉन सेल्फ सेल्स को जो हमारी बॉडी में आ रहे हैं। तो ये एक नॉन सेल्फ सेल है जो बैक्टीरियल सेल जो बॉडी में प्रवेश करने वाला है, एंटर करने वाला है, दैट इज अ पैथोजन। ये पैथोजन, अब ये जो एंटीबॉडी थी इसने इस पैथोजन को पहचान लिया और पहचानने के बाद ये पैथोजन इस एंटीबॉडी से अटैच हो गया। डायग्नोस कर लिया इसको और इससे अटैच हो गया। अटैच होने के बाद अब यहाँ पर ये पैथोजन था, इसने कुछ एंटीजेंस रिलीज किए। तो ये पैथोजन, ये एंटीबॉडी और ये एंटीजन इसके साथ अटैच हो गए। जैसे ही ये एंटीजन इसके साथ अटैच होता है तो इसके अंदर कुछ कैल्शियम आयंस अंदर आ जाते हैं और उसके बाद वो कुछ डीग्रेनुलेशन मीन्स इसके अंदर कुछ स्पेशल ग्रैन्यूल्स बने थे, उनको बाहर निकाल देते हैं। तो ये ग्रैन्यूल्स बाहर आ जाते हैं और एक्ट करने लगते हैं। अब इन ग्रैन्यूल्स पर एक्ट करने के बाद 3 तरीके के केमिकल्स रिलीज होते हैं, हिस्टामिन, सेरोटोनिन and सिनोफिलस फैक्टर। तो ये तीनों, जिसमें कि हिस्टामिन जो होता है और सेरोटिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस तरीके के केमिकल्स इसमें रिलीज होने लगते हैं, जहां पर हिस्टामिन का काम होता है वासाडाइलेशन का, मींस वेसल्स को डाइल्यूट करने का, और सेरोटोनिन का काम होता है वेसल्स को दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट करने का। हिस्टामिन के कारण जो वेसल्स थी, ब्लड वेसल्स थी, वो अपने नॉर्मल साइज से, मान लीजिए साइज ये था, तो हिस्टामिन के आने के बाद इनका साइज चौड़ा हो जाएगा, मींस डाइल्यूशन हो गया। अब जो डाइल्यूशन हुआ था उस पर सेरोटोनिन काम करेगा और दोबारा से ये वेसल्स जो होंगी वो सिकुड़ कर अपने प्रोमिनेंट साइज में आ जाएंगी। तो पैथोजेनेसिस क्या है इसकी, कि एंटीबॉडीज बनी, उन्होंने उनको पहचाना, पैथोजन को पहचानने के बाद ये एंटीबॉडीज पैथोजन के साथ अटैच हो गई। जहाँ पर एंटीजन रिलीज हो रहे थे वो एंटीजन इस एंटीबॉडी की एंटीजन साइट पर जाकर के अटैच हो गया। कैल्शियम आयन अंदर आए जिसकी वजह से डीग्रेनुलेशन हुआ, ग्रैन्यूल्स बाहर आ गए, जिसको हिस्टामिन, सेरोटोनिन और इयोसिनोफिल्स फैक्टर के साथ में वेसल्स के डाइल्यूशन या वेसल के कॉन्ट्रैक्शन का काम किया जाने लगा। अब बात करते हैं हम लोग इससे रिलेटेड एलर्जी की डायग्नोसिस कैसे होती है।
कैसे पहचाना जाए कोई पर्सन किस चीज़ के लिए एलर्जिक है? तो इसको पता करने के लिए उस पर्सन को स्मॉल डोज ऑफ दैट एलर्जिन, उसी एलर्जिन का जिसके अगेंस्ट उसमें एलर्जी है, स्मॉल डोजेस ऑफ डिफरेंट allergens are injected and results are often studied. जो जिन चीज़ों से हम सोच सकते हैं कि एलर्जी हो सकती है, उन चीज़ों के स्मॉल डोजेस को इंजेक्ट कर दिया जाता है उस पर्सन के अंदर, और जो भी रिजल्ट्स आते हैं उनको स्टडी किया जाता है। उन स्टडीज़ के बेसिस पर पता लगाया जाता है कि किस पर्सन को किस चीज़ से एलर्जी है, वो एलर्जी कौन सा है जो उसको एलर्जी क्रिएट कर रहा है। अब एलर्जी के सिम्टम्स क्या है? सभी जानते हैं। मेनली इसके इफेक्ट्स किसको इफेक्ट करता है? स्किन एंड म्यूकस सिस्टम, म्यूकस से रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स होते हैं। तो क्या क्या सिम्टम्स हमको देखने के लिए मिलते हैं? सबसे पहले इचिंग, रैशेस, रेडनिंग ऑफ स्किन, पैचेस, ये डिफरेंट सिम्टम्स हैं जो स्किन पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद म्यूकस सिस्टम में वाटरिंग ऑफ आईज, नोज, swellings in various parts, sneezing, coughing, खुजली होना, स्किन पे रैशेस पड़ जाना, स्किन का लाल हो जाना, पैचेस पड़ जाना, आँखों से पानी आना, नाक से पानी आना, शरीर के अलग अलग हिस्सों पर स्वेलिंग हो जाना, और बहुत सारी छींकें आना, कफ आना, ये इस तरीके के सिम्टम्स हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि पर्सन इज़ एलर्जिक टू सम और अदर थिंग। तो उसमें किसी न किसी चीज़ के फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से उसको एलर्जी हो रही है। तो इन सिम्टम्स से हम उनको पहचान सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ इम्पॉर्टेंट डिजीजेस जैसे हे फीवर, अस्थमा एटसेट्रा, ये कुछ ऐसे एलर्जिक डिजीजेस हैं जो किन्हीं खास एलर्जेंस के कारण क्रिएट होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ऑटो इम्यूनिटी। Another important topic is autoimmunity. Autoimmunity का मतलब, auto means self और immunity means इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स, जिसकी वजह से बॉडी बहुत सारे डिजीजेस के अगेंस्ट या पैथोजेंस के अगेंस्ट फाइट कर सकती है। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब होता है हमारे अपने ही शरीर में एक कैपेबिलिटी होती है टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ।
ये सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचानने की जो कैपेबिलिटी होती है, इसी के बेसिस पर जैसे ही कोई नॉन सेल्फ सेल कोई भी पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर होने की कोशिश करता है, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है ये एक्टिव हो जाता है और ये उन सेल्स को रिलीज करता है, जैसे टी सेल्स एंड बी सेल्स। तो लिम्फोसाइट्स को रिलीज करता है जो कि नॉन सेल्फ सेल्स को पहचान कर उनको बॉडी से बाहर कर देते हैं या उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, या किसी पैसिव मीन से उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो ये हो गई ऑटो इम्यूनिटी। लेकिन कई बार क्या होता है, एक और सिस्टम, एक और रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में दिखने लगता है, दैट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या है? अब ये जो सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचानने की कैपेबिलिटी थी, बॉडी ने नॉन सेल्फ सेल को तो पहचान कर अलग कर ही दिया, इसके साथ साथ किन्हीं कारणवश जब वो हम लोगों ने बात की थी कि टी सेल्स जो थे ये 4 तरीके के थे, एक हेल्पर सेल्स, किलर सेल्स, इसके बाद सप्रेसर सेल्स, and last is mast cells, memory cells। तो ये जो हेल्पर सेल्स थे, इनका काम था किसी भी इन्वेडर को मारकर बाहर करने का या पहचान लेने का। किलर सेल्स का काम था उनको किल करने में हेल्प करने का, और सप्रेसर सेल का काम था कि यहाँ पर आपने जो हेल्पर और किलर सेल ने जो काम किया है, अब बहुत हो चुका, आपने बाहर से आने वाले लोगों को मारकर भगा चुके हैं, अब सप्रेस हो जाइए, रुक जाइए। तो ये जो सप्रेसर सेल्स हैं, ये जब किसी कारणवश इनएक्टिव हो जाते हैं और हेल्पर सेल और किलर सेल्स जो होते हैं लगातार रिपीटेडली ये सेल्स को मारते चले जाते हैं, तो एक डिसऑर्डर क्रिएट होता है, दैट इज नोन एज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसकी वजह से बॉडी अपने सेल्फ सेल्स को भी मारना शुरू कर देती है। इसकी वजह से बॉडी में डिसऑर्डर क्रिएट हो जाते हैं, डिजीज फॉर्म में डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है रूमेटिक आर्थराइटिस। रूमेटिक आर्थराइटिस ये क्रोनिक डिजीज है, लंबे अंतराल तक चढ़ने वाली। रूमेटिक आर्थराइटिस ये इसका एग्जाम्पल है, या हाशिमोटोज डिजीज। हाशिमोटोज डिजीज। रूमेटिक आर्थराइटिस में क्या होता है, जो जॉइंट्स होते हैं इनमें स्वेलिंग आ जाती है, जॉइंट्स स्वेलन अप। और हाशिमोटोज डिजीज में जो थायराइड ग्लैंड होता है, ये फूल जाता है और हाइपरथायरॉयडिज्म क्रिएट करता है। तो ये रूमेटिक डिसऑर्डर, रूमेटिक आर्थराइटिस और हाशिमोटोज डिजीज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के एग्जाम्पल हैं, जहां पर बॉडी अपने सेल्फ सेल्स को भी खत्म करना, मारना शुरू कर देती है और उनको पहचान नहीं पाती है। उसके कारण जो डिजीज या डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं वो होते हैं रूमेटिक आर्थराइटिस एंड हाशिमोटोज डिजीज। तो ये बात हो गई ऑटो इम्यूनिटी के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट टॉपिक। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज
immune system of the body. इम्यून सिस्टम क्या है? हमारी बॉडी में कुछ एक स्पेशल सिस्टम प्रेजेंट होता है, स्पेशल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जिनका फंक्शन होता है बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का। इस इम्यून सिस्टम को, इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है दैट इज मेन ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम। इनको हम कहते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स। लिम्फ से रिलेटेड लिम्फॉइड ऑर्गन। लिम्फैटिक सिस्टम जो प्रेजेंट होता है वो भी इम्यूनिटी की प्रोवाइड करता है। तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। नंबर 1 प्राइमरी lymphoid organ and number 2 secondary lymphoid organ। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन के कॉमन एग्जाम्पल्स हैं थाइमस एंड बोन मैरो। बोन मैरो क्या चीज है? बेसिकली बोन के अंदर जहां उसका कोर पार्ट होता है, ये बात हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस कोर पार्ट के अंदर स्पेशल सेल्स बनते हैं दैट इज बी सेल एंड टी सेल्स। बी सेल्स एंड टी सेल्स। ये वो टी सेल्स हैं जो बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं और बहुत सारे लिम्फोसाइट्स बनाने के लिए, बहुत सारे एंटीबॉडीज बनाने के लिए तैयार करते हैं। तो ये बी सेल्स जो होते हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग एंड मैच्योरिंग, इनका बनना भी और उनका मैच्योर होना भी किसके अंदर होता है? बोन मैरो के अंदर। लेकिन जो टी सेल्स होते हैं ये बनते तो बोन मैरो के अंदर है, लेकिन इनका जो डेवलपमेंट होता है वो थाइमस के अंदर होता है। टी सेल्स का जो मैचुरेशन होता है वो थाइमस के अंदर होता है। अब ये थाइमस के अंदर पहुंच गया टी सेल्स, और पहुंचने के बाद में ये मैच्योर होकर के निकले, जिनको हमने 4 अलग अलग नाम दे दिए। टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल, टी सप्रेसर सेल एंड टी मेमोरी सेल। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के अंदर जैसे कि थाइमस और बोन मैरो के अंदर जितने भी लिम्फैटिक लिम्फोसाइट्स होते हैं वो सब बनते हैं, और उनमें से बी सेल्स का तो मैचुरेशन भी होता है और मैन्युफैक्चरिंग भी होता है। लेकिन जो टी सेल्स होते हैं वो बोन मैरो के अंदर बनते हैं और थाइमस सेल्स के अंदर मैच्योर होते हैं। अब ये जो बी सेल्स और टी सेल्स यहाँ पर बने थे, ये डिफरेंट ऑर्गन्स में, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में पहुंच जाते हैं। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन से होते हैं? स्प्लीन, lymph nodes,
स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, इसके बाद टॉन्सिल्स, पियर्स ग्लैंड, अपेंडिक्स एटसेट्रा। स्प्लीन क्या है? स्प्लीन एक तरीके का वो ऑर्गन है जो हमारे लोअर किडनी के लेफ्ट किडनी के आसपास मौजूद होता है। इसके अंदर दो तरीके के पार्ट्स होते हैं, इसको हम दो तरीके के पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है इसका रेड जोन और एक होता है वाइट जोन। ये एक तरीके से फिल्टर करने का, ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। इसमें छोटे छोटे ब्लड कैपिलरीज होते हैं जो ब्लड को फिल्टर करते हैं, और फिल्टर करने के बाद में ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक रेड जोन होता है और एक वाइट जोन होता है। रेड वाले में जो फिल्टर्ड ब्लड पाया जाता है, और वाइट जोन में जहाँ पर ब्लड को प्योरिफिकेशन की ज़रूरत है, इसलिए हम इसको ब्लड बैंक भी कहते हैं, ब्लड बैंक ऑफ ब्लड। इसके बाद लिम्फ नोड्स जो होते हैं, लिम्फ नोड्स का काम हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में जगह जगह पर बहुत सारे जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं ये इकट्ठे हो जाते हैं, बी सेल्स और टी सेल्स जो होते हैं ये इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह, नोड लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और बॉडी को इम्यूनिटी पावर प्रोवाइड करते हैं। टॉन्सिल्स हमारे नेक के ठीक ऊपर जो ग्लैंड्स मौजूद होते हैं उनको टॉन्सिल ग्लैंड्स कहते हैं। पियर्स ग्लैंड ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। और अपेंडिक्स ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जो हमारे लॉन्ग इंटेस्टाइन के बाद वेस्टिजियल ऑर्गन है, जो कि एक सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के तरीके से काम करता है। तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन के एग्जाम्पल हैं थाइमस एंड बोन मैरो, जो कि बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स को बनाने का काम करती हैं, जो वो सेल्स हैं जो बेसिकली इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये जो बने हुए बी और टी सेल्स होते हैं ये हमारी बॉडी के डिफरेंट सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स पे पहुंच जाते हैं, जैसे कि स्प्लीन, लिम्फॉइड नोड्स, टॉन्सिल्स, पियर्स ग्लैंड, अपेंडिक्स एटसेट्रा में, और उसके बाद ये बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इसके साथ हमने अपना ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।